हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको घटना चक्र की दृष्टि की क्लासेस करा रहा हूँ और मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दूसरी क्लास करा रहा हूँ और ये अंतिम क्लास होगी। इसमें मैंने आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाया है। जैसे ये देखिए, ये जो घटना चक्र की इंग्लिश वाली मैगज़ीन है उसमें ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हिंदी वाली मैगज़ीन में नहीं दी है, तो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए वन लाइनर के तौर पे इसको तैयार कर लिया है और इसकी भी क्लासेस होगी। तो ऐसे में आपको पूरी क्लास देखनी है और सारी चीज़ें आपको जो है इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इससे बाहर एक भी प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध से नहीं आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर से नहीं आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड वाइज को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी दुर्गा पूजा को लेकर के सारी चीज़ें जो है वो गाना वगैरह सब चलता रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सर्वप्रथम 2007 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है यात्रा और विकास पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, इसको सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया गया। 119 देशों में अगर देखा जाए तो यात्रा विकास के आधार पर अगर देखें तो USA टॉप पे है, स्पेन सेकंड पे है, जापान आपका जो है थर्ड पे है। भारत की रैंकिंग हम लोग को याद रखनी है, तो भारत की रैंकिंग जो है आपका 39वां रैंकिंग है, यानी कि हम लोग 39th स्थान पे हैं। और अगर हम लो एंड मिडिल इनकम के कंट्री वाले देखें तो उन वाले देशों में हमारा जो स्थान है वो टॉप पे है, क्योंकि हम लोग जो है लो मिडिल इनकम के कंट्री में पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अधिक विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जैसे देखो, अपना देश धरोहर, अपनी पहचानो अपनी धरोहर, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स भी सरकार चला रही है, विलेज टूरिज्म को लेकर प्रोत्साहित कर रही है। तो उस तमाम चीज़ों के चक्कर में क्या हो रहा है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में हम लोग जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में टॉप पे हैं, जबकि ओवरऑल रैंकिंग देखें तो हमारा भारत का स्थान जो है वो 39th है। अब आता है 3 भारतीय जो साहित्यिक कृतियाँ हैं वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो पूरा आपका रजिस्टर्स है उसमें रखी गई हैं। तो आपको पता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एक क्या है? दस्तावेजी विरासत पर केंद्रित एक कार्यक्रम है। मतलब कि जो भी हमारी विरासत है उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। जैसे कि अगर आप कला को पढ़ोगे, आर्ट को पढ़ोगे, तो आर्ट में जब आर्ट में एक कंजर्वेशन आता है, मतलब उसका संरक्षण, तो संरक्षण में एक पार्ट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी आपकी कलाकृतियाँ हैं, जो भी आपके पुरावशेष हैं, जो भी आपके जो है पूरा लेख हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। या तो अभी तो तकनीक जो काफ़ी अधिक हो चुकी है तो उसका डिजिटल तौर पर भी जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन होता था, कॉपी फाइल वगैरह सारी चीज़ें बनती थी, जिसकी वजह से आप चाहो तो उसको बाद में ही सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के माध्यम से जान सकते हो। ठीक है, तो यूनेस्को ने जो है इसी को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो आपको एक फैक्ट ध्यान देना है, 1992 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या था कि जो मूल्यवान पुरालेख होंगे, पुस्तकालय संग्रह होंगे, उसका कंजर्वेशन किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसी का एक क्या है कि आपका एक सब्सिडरी है, मतलब छोटा सा एक क्षेत्रीय स्तर पे मंच है। क्या है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड का जो है एक छोटा सा क्षेत्रीय मंच है, इसी में ने जो है डॉक्यूमेंटेशन किया। ठीक है, इसका बैठक कहाँ पे हुई थी? तो उलान बटोर मंगोलिया में हुई थी, उलान बटोर में। तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये पूरा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ए कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसकी बैठक कहाँ हुई? तो उलान बटोर मंगोलिया में हुई। इसमें 20 जो है कृतियों को शामिल किया गया। तो भारत से कौन कौन गया? भारत से गया, आप पढ़े होंगे घटना साथ में, मुझे उम्मीद है कि सब लोग पढ़े होंगे, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको रामचरितमानस के बारे में जानना है। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसको उसकी रचना की थी और इसकी जो सचित्र पांडुलिपियाँ हैं, जो इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट हैं, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, पंचतंत्र को देखते हैं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। 15वीं शताब्दी की जो पांडुलिपियाँ हैं दंत कथाओं की, उसको यहाँ पे जो है उसको शामिल किया गया है। और सहृदयलोचन, इसकी रचयिता कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, इन्होंने सहृदय लोकलोचन की रचना की थी, इसको शामिल किया गया है। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है ये? तो आपको ध्यान देना है कि ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक फ्रांसीसी NGO है जो विश्व भर के लगभग सभी देशों में, 180 देशों में, और उनके रीजन्स को रैंकिंग देता है। ठीक है, तो आपको सवाल पूछा जा सकता है सीधे सीधे, UPPCS ऐसे फैक्ट्स पूछता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान देना है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। अभी इस वर्ष का टॉपिक क्या था, थीम क्या था?
प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने हमारी क्या पत्रकारिता, इसी पे जो है एक इसका इस बार की थीम थी। तो इसका पूरा जो आपका रैंकिंग आया है ना, भारत का स्कोर आपका रैंकिंग ध्यान देना है 159, 159वां स्थान है। शीर्ष रैंकिंग वाले देश कौन से हैं? तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, वही जो आपका यूरोप वाले जो क्षेत्र हैं, बाल्टिक रीजन वाले और सब स्कैंडिनेवियन देश वाले, यही सब जो इसमें टॉप पे रहते हैं हमेशा हर सारी रैंकिंग में ही। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, तो यूके की एक पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसके द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई थी, जिसमें अब एशिया की रैंकिंग यानी कि सभी जो एशिया के विश्वविद्यालय हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया। जापान के सबसे मैक्सिमम विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं 119, वहीं भारत के 91 विश्वविद्यालय हैं जिसमें कि वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो भारत अभी टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन रहा? तो टॉप पे सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, चाइना की है, और पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना की है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पे है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब आता है कि हमारा जो शीर्ष टॉप पे भारत में, मतलब इसमें भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से टॉप पे रहे। तो हमारा जो बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो टॉप पे रहा 32 रैंक के साथ, फिर अन्ना विश्वविद्यालय और फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोयटम केरल वाला। ठीक है, तो याद रखना आपको सिर्फ बेंगलुरु वाला। अब आता है विश्व प्रसन्नता दिवस, प्रसन्नता रिपोर्ट, सॉरी दिवस बोल रहा हूँ मैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना कि कौन कौन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के जारी करते हैं, जैसे कि गैलप हो गया, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है, WHR हो गया, और UN का पोषण विकास समाधान नेटवर्क हो गया, सभी लोग मिलकर जारी करते हैं। तो इस जाहिर सी बात है सवाल इस पर नहीं पूछेगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार टॉप पे रहा है, सबसे प्रसन्न देश माना जाता है, और अफगानिस्तान सबसे दुखी देश। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में आपका भारत की रैंकिंग क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है। तो भारत की जो टोटल रैंकिंग है वो 126 है, क्या है 126, बस इतना ही आपको याद रखना है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? तो 19 से 20 मार्च को लंदन UK में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन किया गया। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ या किस जगह पे हुआ? तो आपको लंदन में ही डालना है, लंदन UK। ठीक है, ऑप्शंस आपको इग्नोर मत, गलत मत करना आप लोग। ठीक है, इग्नोर करोगे सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को, तो फिर वहाँ गलती होगी एग्जाम में। अब आता है हम लोग सिप्री द्वारा, यानी सिप्री जो है ये एक रिपोर्ट जारी करती है जो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र का जो हस्तांतरण होता है, यानी आयात निर्यात जो होता है उसका ट्रेंड क्या है, उसी ट्रेंड का एनालिसिस करती है सिप्री। तो ट्रेंड का एनालिसिस में जो है आप बात ये निकल कर सामने आई है कि जो विश्व के शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं, 5 निर्यातक, ठीक है, जो निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे टॉप पे अमेरिका है, 42% अपने हथियारों का जो है एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे विश्व में। फ्रांस है, उसके बाद रूस है, चीन है, जर्मनी है। लेकिन आयातक के तौर पे जो सबसे अधिक हथियार खरीद रहा है उसमें अगर हम बात करें तो भारत टॉप पे है, 9.8% जो है पूरे विश्व का जो व्यापार हो रहा है हथियारों का, जिसमें से भारत की हिस्सेदारी है। सऊदी अरब सेकंड पे है, कतर थर्ड पे है, यूक्रेन है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, अब आता है कि भारत जो हथियार खरीद रहा है उसमें सबसे अधिक किस देश से खरीद रहा है? सवाल तो ये बात ही आती है। तो सबसे अधिक जो आता है वो रूसिया से आता है, रूस से, इसके बाद हम लोग फ्रांस से खरीदते हैं, फिर जो है 13% हम लोग अमेरिका से खरीदते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है अंकोर वाट, विश्व का 8वां अजूबा। आप लोगों ने सुना होगा विश्व के 7वें अजूबे, 7 अजूबों के बारे में। तो अंकोर वाट को जो है विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो अंकोर वाट का जो है उसको विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ठीक है, तो अंकोर को बोलते हैं यशोधरपुर के नाम से। इसका अर्थ होता है साम्राज्य, एक खामेर शब्द है। ठीक है, तो सियम प्रांत अगर आप देखोगे कंबोडिया में तो वहाँ पे ये स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जो है धार्मिक संरचना होने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें शामिल है ये। और इसका जो निर्माण हुआ था तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था 12th सेंचुरी में। ठीक है, इसके बाद इसको बौद्ध मंदिर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब आता है कि अंकोर वाट, कंबोडिया में जो अंकोर वाट है उसको विश्व के 8वें अजूबे के शीर्षक से नवाजा गया है। ये अनऑफिशियल है ये, ठीक है, अनाधिकारिक शीर्षक है। तो इसमें रेस में 2 लोग थे। इटली का शहर पोम्पोई था जिसको पीछे छोड़ दिया अंकोर वाट ने, इसका अपना खिताब हासिल किया। तो विश्व के जो 7 नए अजूबे हैं, मतलब नए नहीं, वो जो अभी वर्तमान की लिस्ट है उसी को शामिल किया गया। इसमें ताजमहल है, कोलोजियम है इटली का, और इसके बाद आप जानते होंगे
माचू पिचू है पेरू का, पेट्रा है जॉर्डन का, चीन की महान दीवार आप जानते होंगे, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट है ब्राज़ील का, और चिचेन इत्जा है मैक्सिको का। ये प्राचीन वालों का आप इग्नोर करना, नहीं पूछने का, इसमें सवाल नहीं पूछेगा। अब आता है कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बना, या हाल ही में पूछ सकता है कि नाटो का हाल ही में शामिल होने वाले निम्न में से कौन सा देश है नाटो में, तो आपको याद रखना है स्वीडन। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे उन्होंने, जैसे कि यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे मिलकर के, आइसलैंड, लग्जमबर्ग ने, ये मिलकर के वॉशिंगटन संधि, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, उसी का संधि पे हस्ताक्षर हुआ और एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड डिफेंस मिलिट्री जो है कोलिशन बना, गठबंधन बना, ठीक है, अलायंस बना। अब बात ये आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब तथ्य क्या है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, तो स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य बना है, एक नॉर्डिक कंट्री है। ठीक है, बस। अब आता है याओंडे घोषणा, तो अमेरिकी क्षेत्र जो है वो मलेरिया का केंद्र बना हुआ है, संकट का, क्योंकि जब अगर आप वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट अगर देखोगे आप, तो सबसे अधिक जो लगभग 95% जो मामले हैं वो अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं, और 11 जो अफ्रीकी देश हैं उसी में जो है 70% से अधिक मामले होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भी सभी देशों का उसका मैपिंग देख लेना आप लोग, क्योंकि इससे होगा क्या कि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, अफ्रीका की मैपिंग। ठीक है, तो मलेरिया के विरुद्ध जो है जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के लिए और उसकी लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए याओंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र को साइन किया गया, जिसको बोलते हैं याओंडे घोषणा पत्र। ठीक है, 11 देशों ने इसमें शामिल इस पर साइन किया, बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया, ये देशों ने मिलकर के याओंडे घोषणा पत्र को साइन किया है। इसका थीम क्या था, मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। ठीक है, अब आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 11वां संस्करण जारी किया। 163 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया है। इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह को यहाँ पे घोषित किया गया है। इसमें कुछ देश हैं जैसे भूटान हो गया, चाइना हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, इनको आतंकवाद से अप्रभावित माना गया है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावित अगर कोई आतंकवाद से है तो सबसे देश जो है वो है बुर्किना फासो है, इजराइल है और माली है। ठीक है, अब आता है भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, तो आपको ध्यान देना है 14वां स्थान है, 14th रैंक है हमारी। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी, बीपीएससी का जो पेपर हुआ था टीचर वाला, उसमें मैं पेपर को देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि सवाल बीपीएससी हाल फिलहाल के ट्रेंड्स में कहाँ से उठा रहा है, क्योंकि बीपीएससी भी आने वाला है प्रीलिम्स। तो हाल में बीपीएससी ने जो भी पेपर कराया है उसमें से मैंने देखा तो ये पोखरा पे पूछा हुआ सवाल। नेपाल की पर्यटन राजधानी है पोखरा, एक प्रमुख नगर है, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग है और फेवा झील के किनारे स्थित है। तो इसी को जो है पर्यटन ऑफिशियली जो है नेपाल ने देश की पर्यटन राजधानी के रूप में उसको घोषित किया है। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है अमेरिका का एक थिंक टैंक है, ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है प्रकाशित होता है। ठीक, इसमें 176 जो ऑटोनॉमस कंट्रीज हैं, स्वायत्त देश हैं, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और उसका कंडीशंस क्या है उसका कंपैरेटिव स्टडी होता है, और इसमें जो है सभी चीज़ों को जो है एनालिसिस करके निकाला जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे टॉप पे है, तो मतलब स्वतंत्र है। तो सिंगापुर जो है विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित की गई है। कौन घोषित की गई है? सिंगापुर। भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर 126वां स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो एक सेंटर है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यानी कि उसी के द्वारा जारी करते हैं। 55 देशों में इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग क्या बताई गई है? भारत की रैंकिंग है 42वां। सबसे टॉप पे कौन है? तो यूएसए है, सेकंड पे यूके है, थर्ड पे फ्रांस है, यानी भारत जो है वो क्या है? 42वें स्थान पे है। अब आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें सबसे भ्रष्ट और सबसे ईमानदार देशों की रैंकिंग की जाती है। तो ध्यान देना, सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, तो डेनमार्क में है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, सबसे लास्ट में सोमालिया आता है। भारत की रैंकिंग हमें ध्यान देनी है। भारत की रैंकिंग क्या है, 93, यानी कि 93 स्थान पे हैं हम, 93 स्थान पे भ्रष्टाचार में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है गरबा, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त विरासत क्या होती है कि ऐसी परंपराएं जो होती है ना, ऐसी ट्रेडिशंस होते हैं जिनको हम आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप देख नहीं सकते उसको, ठीक है, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि मूर्त विरासत क्या होती है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे स्थापत्य मूर्ति चित्र वगैरह। तो ये हमारा जो गरबा है ना, एक अमूर्त विरासत है। तो इन्हीं अमूर्त विरासतों के लिए विश्व में सांस्कृतिक जो विरासत है अमूर्त तौर पे, उसको संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने अपनी जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है उसकी बैठक होती है। तो कहाँ पे हुई, बोत्सवाना में हुई, कसाने बोत्सवाना में। और यहाँ पे जो है 51 नई विरासतों में से 45 को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा भारत की तरफ से जो है वो उसको शामिल किया गया। ठीक है, गरबा क्या है, एक भक्तिपूर्ण नृत्य है और अभी वर्तमान में नवरात्र चल भी रहा है, आप जान रहे होंगे। तो हिंदू त्यौहार के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है कि भारत में की जो अन्य जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो रामलीला है, वैदिक मंत्रोच्चार है, ठीक है, कुटियाट्टम है, संस्कृत नाट्य कला कहते हैं इसको, रम्मन है, गढ़वाल हिमालय का एक जो अनुष्ठान होता है रंगमंच है, मुडियट्टू है, एक केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक होता है, कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, छऊ भी पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान देना कालबेलिया क्या है, राजस्थान का लोक गीत और नृत्य है। छऊ जो है पूर्वी भारत का एक नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होता है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है। संकीर्तन है, ये संकीर्तन कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना मणिपुर का जो है गायन है, नृत्य है, ढोल वादन है। पंजाब का जो जंठियाल गुरु के जो ठठेरे होते हैं उनके जो बर्तनों की शिल्पकला होती है ना, उनकी शामिल किया गया है। योग को 2016 में शामिल किया गया अमूर्त विरासत में। फिर इसके बाद नवरोज को शामिल किया गया 2016 में। कुंभ मेला जो है अभी इलाहाबाद में लगने वाला है, प्रयागराज में। ठीक है, कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको 2021 में शामिल किया गया और 2023 में गुजरात की गरबा को जो है वहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है, जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने का एक साधन है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय जो यूनियन है उसके जलवायु में प्रदर्शन में क्या, संरक्षण में क्या उसका मूल्यांकन है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। तो 4 श्रेणियाँ होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज है और जलवायु पॉलिसी जो है वो चीज़ें। तो कौन जारी करता है, जर्मन वाच, ठीक है, कैन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये 3 लोग मिल करके जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जो है इन्होंने जारी किया, जिसमें टॉप रैंक कोई किसी देश को नहीं मिला, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पेरिस जलवायु समझौता को लागू होने के बाद भी उसके लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में टॉप पे कोई नहीं है। तो चौथा स्थान से शुरुआत हुई है, तो डेनमार्क ने चौथा स्थान हासिल किया है। याद रखने वाली बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है, चाइना है, ठीक है, और दूसरा बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 7वां स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, तो याद रखना आपको, भारत को 7वां स्थान मिला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो 1923 में टाइम पत्रिका द्वारा जो है इसी से लगातार हर साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चूज किया जाता है। तो 2023 में किसको मिला है, तो अमेरिकी गायिका और गीतकार है टेलर स्विफ्ट, इनको पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अन्य श्रेणियों में जो सवाल पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि CEO ऑफ द ईयर किसको शामिल किया गया। CEO ऑफ द ईयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरे विश्व में टाइम पत्रिका ने किसको माना है, तो सैम आल्टमैन को माना है। ओपन AI जो है उसके CEO हैं ये। एथलीट ऑफ ईयर कौन है, लियोनेल मेसी हैं, फुटबॉलर हैं, आप जानते होंगे। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन है, एलेक्स नीवेल हैं। तो ये 3 जो कैटेगरियाँ 4 कैटेगरियाँ हैं उसको आप लोग याद रखना है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
ध्यान रखना है कि इसमें कौन किस जो है विश्वविद्यालय टॉप पे है। तो आपको याद रखना है इसमें भारत के जो है सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालय जो हैं, ठीक है, और इसमें टॉप पे कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना की है, हांगकांग सेकंड पे है, ठीक है। भारत की तरफ से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जो है ये रैंकिंग आते हैं। IIT बॉम्बे 40वां रैंक है, ठीक है। अब आता है ग्वालियर और कोझिकोड UCCN में शामिल हुए हैं, जो यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है। यानी जो नेटवर्क है, जो रचनात्मक शहर का जो मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा, उसमें ग्वालियर और कोझिकोड जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया गया था कि ताकि जो ऐसे शहरों के मध्य में कॉपरेशन इस्टेब्लिशमेंट की जाए जो कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक जो स्ट्रैटेजिक फैक्टर के रूप में क्रिएटिविटी को मान्यता देते हों। ऐसे में जो बहुत सारे रचनात्मक क्षेत्रों को जो यहाँ पे कवर करते हैं, तो 55 शहरों को जो है इसमें शामिल किया गया, जिसमें से अगर आप ध्यान दो तो भारत की तरफ से भी जो है 2 शहर हैं, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है। बनारसी पहले से आ चुका है संगीत में, ठीक है, 2015 में, ठीक। अब आता है कि ग्वालियर जो MP वाला है उसको यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है, संगीत का शहर, ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है। क्यों? तानसेन और बैजू बावरा के कारण जो है ये संगीत के शहर ग्वालियर को मिला है। कोझिकोड जो केरल वाला है उसको यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी है। केरल साहित्य महोत्सव का जो यहाँ पे आयोजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद पे। प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा के चलते बहुत सारे हल्ले हपाड़ हो रहे हैं, तो फिर दिक्कतें थोड़ा सा आ रही हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर के जो ये पूरा स्थिति अभी भी जो है, आज हम लोग पढ़ा रहा हूँ आपको 7 तारीख, और उसी 7 तारीख आज से ठीक 1 साल पहले हमास ने इजराइल पे, आज बरसी है जो आज क्लास हो रही है, संयोग देखिए कि उसी ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन अल अक्सा के थ्रू जो है इजराइल पे हमले किए गए थे। आज उसकी बरसी है, ठीक है। तो हमास ने किया था हमला, और याद रखना आपको जो है भारत ने जो है इसको आतंकी हमला माना था, लेकिन अभी तक UN ने इसको आतंकी हमला नहीं माना था। आप इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था। बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, प्रीलिम्स में सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। गाज़ा पट्टी को आप जानते होंगे, गाज़ा पट्टी मिस्र और इजराइल के बीच में छोटी सी जो है सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का है और इजराइल के बीच में भूमध्य सागर के सीमा से पतली सी पट्टी है, और बहुत घनी जनसंख्या है वहाँ पे। हालांकि जो है इजराइल ने उसको बर्बाद कर दिया बमबारी करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो बेस्ट विलेज टूरिज्म जो है UNWTO की एक पहल है। सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक पहल है। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ये जो है टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट के कार्यक्रम का एक अंग है, ठीक है। तो इसका बैठक कहाँ पे हुआ, महासभा? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान, समरकंद में, ठीक है। तो UNWTO की बैठक कहाँ पे हुई? तो उज्बेकिस्तान, समरकंद में हुई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों की सूची जो है यहाँ पे जारी की गई, ठीक है। जिसमें भारत का धोरडो गांव भी जो है शामिल किया गया। 54 जो गाँवों को शामिल किया गया। तो धोरडो कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। इसको जो है यहाँ पे धोरडो किस लिए फेमस है? तो वार्षिक रण उत्सव जो है कच्छ, गुजरात का जो कच्छ एरिया है वहाँ पे रण उत्सव यहाँ पे आयोजन होता है। अब तक जो है 2 गाँवों को शामिल कर सकते हैं, तो आपको ये धोरडो हो गया। उसके पहले जो है यहाँ पे 21वें पोचमपल्ली तेलंगाना को शामिल किया गया था, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव को, पोचमपल्ली को। किस लिए? तो इसको यहाँ पे इसको जानते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जानते हैं, पोचमपल्ली सिल्क, ठीक है। तो इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो हम लोग जानते हैं, ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु मत लगा देना आप लोग। अब आता है वैश्विक पेंशन सूचकांक, ठीक है। तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा जारी किया गया। इसमें टॉप जो है नीदरलैंड है, आइसलैंड है, फिर आपका डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग क्या है बस हमको इतना जानना है। पेंशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 45वां है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, सब कुछ इग्नोर करना है आपको। अब आते हैं हम लोग वैश्विक भूख सूचकांक 2023। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 संकेतकों पे आता है। 4 संकेतक कौन कौन से हैं? तो 4 संकेतक हैं। अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण जो हो रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग जो बाल दुबलापन है, बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु। तो 4 जो स्तंभ हैं, संकेतक हैं, इसी पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है। कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प जो है ये ज्वाइंटली जारी करते हैं। इसका पूरा रिपोर्ट है वो क्या था? पावर ऑफ यूथ इन द शेपिंग फूड सिस्टम, ठीक है। तो बताया गया कि वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भूखमरी की चरम स्थिति में हो, ठीक। लेकिन
बात आती है कि भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल 100 इंडेक्स में, तो शर्मनाक स्थिति है, 111वीं स्थिति है हमारी, 111वां रैंक आया है ग्लोबल 100 इंडेक्स में, तो गंभीर स्थिति है हमारे यहाँ भूखमरी की। अब आते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023, इसको मैंने विजन के मैगजीन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इस पर जो है बात की थी। डिटेल में इन द सेंस कि जो नोबेल पुरस्कार मिला है किस कार्य के लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का यहाँ पे यूपीपीसीएस और बीपीएससी में फैक्ट कुछ चीज़ें होती हैं तो वही पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में जाएगा नहीं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो क्लाडिया गोल्डिन को मिला है। ये इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने ऐसा काम किया था कि जो श्रम मार्केट है, लेबर मार्केट है, उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी उस पर उन्होंने कर्व का मतलब जो है वो एनालिसिस किया था। श्रम बाजार में महिलाओं के बारे में जो परिणाम आते हैं, समझ है, उसको विकसित करने के लिए इन्होंने काम किया था। इसी पर इनको जो है क्लाडिया गोल्डिन को जो है ये पुरस्कार मिला। ऐसी पहली महिला है अर्थशास्त्र में जिन्होंने ये पुरस्कार अकेले जीता है, ठीक है। अब आते हैं नोबेल शांति पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी जो हैं उनको मिला था। ये ईरान की एक महिला है जो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बढ़ावा देने के प्रयासों के विरुद्ध उन्होंने काम किया है, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। अब आता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन के लेखक हैं जॉन ओलाव फासे। जॉन ओलाव फासे, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आता है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की घोषणा की गई थी, तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को मिला, मोंगी जी बामेंडी, लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी आई एकीमोव। तो मोंगी लुइस एलेक्सी याद रखना, मोंगी लुइस एलेक्सी किस लिए, तो क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए और उसका सिंथेसिस करने के लिए जो इन्होंने काम किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने पता लगाया था, ठीक है। तो इस क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता कहाँ पे है, तो क्यूएलईडी स्क्रीन पे आप जानते होंगे, कंप्यूटर मॉनिटर में जानते होंगे, टेलीविजन स्क्रीन में इसको इल्यूमिनेट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम लोग भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस और एली एन हुलियर। तो आपको पियरे फेरेंक एनी याद रखना ऐसे ही। तो इन्होंने काम क्या किया था, तो इलेक्ट्रॉन के जो डायनामिक्स है उसके अध्ययन के लिए जो एटोसेकेंड पल्स है वो कैसे उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स का स्टडी करना है तो एटोसेकेंड पल्स कैसे उत्पन्न होगा इस पर उन्होंने खोज किया, कार्य किया। एटोसेकेंड होता क्या है, तो एटोसेकेंड आप जानोगे तो 1 एटोसेकेंड बराबर 10⁻18 सेकेंड, 10⁻18 सेकेंड, बहुत जो है तीव्र गति होती है, बहुत तीव्र गति, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है पूछा सकता है तो उसको किस मापन में मापते हैं, तो हम लोग एटोसेकेंड में मापते हैं। 1 एटोसेकेंड इजिकल टू 10⁻18 सेकेंड, ठीक है। तो इसी को उत्पन्न कैसे होगा, इसी की उन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो अभी आप जानते हैं नोबेल प्राइज के मेडिसिन में किसको मिला है, चिकित्सा में, तो कैटालिन कैरिनो को और डू विसमैन को, ठीक है। दोनों लोगों को क्यों मिला, mRNA वैक्सीन जो कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी हुआ इसकी खोज के लिए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। ब्रिटिश जो पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन है उसकी एक प्रकाशन है, इसमें 108 देशों और कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई। टॉप रैंकिंग कौन पाया है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पाया। भारत की तरफ से IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे है। इसको हम लोग किस रैंक में रखे हैं, तो 200 से 250 की रैंक में रखे गए हैं, यानी ये 201 से 250 की रैंक समूह में शामिल है। उत्तर प्रदेश से भी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU है, ठीक है। अब आता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो पर्सनल तौर पे, सिविल तौर पे यानी नागरिक के तौर पे और आर्थिक के तौर पे क्या स्वतंत्रता है, मानव स्वतंत्रता, इसी की स्थिति को मानव स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल करते हैं हम लोग। कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर के जारी करते हैं। कौन, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है। इस तरह की रैंकिंग है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क टॉप पे आपको ध्यान देना है। और भारत की रैंकिंग क्या है, 109, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है आपको ध्यान देना है, वैश्विक तौर पे 109, क्षेत्रीय छोड़ दो, वैश्विक तौर पे हमारी रैंकिंग है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 109वां स्थान, तो ये भी काफ़ी ख़राब है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इनसीड बिजनेस स्कूल है, इसके द्वारा डेकास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर के द्वारा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल करके ये जारी करते हैं वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, तो भारत की रैंकिंग 103 है, ठीक है। और सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, किसने जारी किया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जारी किया, ठीक है, जिसमें डेनमार्क टॉप पे है,
नॉर्वे सेकंड पे है, फिनलैंड थर्ड पे। भारत की रैंकिंग क्या है? 79 है। 79 है भारत की रैंकिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना रैंकिंग वाली चीज़ें थी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मैं इसका शॉर्ट नोट सारे जो है ना, ये सभी जितने रैंकिंग्स हैं, कौन जारी किया है, भारत की रैंकिंग क्या, टॉप पे कौन है, एक कंपाइलेशन करूँगा 1.5 से 2 पेज का, और उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। याद करने में आसानी होगी। मैगजीन में तो आपने कवर कर लिया, या फिर आप वीडियोज़ को ही देखोगे या फिर आप खुद से भी रिवीजन करोगे मैगजीन को लेकर के, तो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लोगे। लेकिन मैं आपको एक पेज में जो है, जैसे मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही आपको जो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तरफ। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तरफ से। जो भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की बात करते हैं, तो कहाँ पे हुआ? तो ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। नाटो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। तो नाटो का जो है स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बात है नहीं, बस कहाँ पे हुआ? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन, G7 है क्या? तो विश्व की जो सबसे मोस्ट इंडस्ट्रियल और डेवलप जो महाशक्तियां हैं उसका संगठन है G7। G8 था जिसमें रसिया को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद G7 बना। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? तो USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, जापान है। तो इसके सम्मेलन हुआ कहाँ पे? अपुलिया में हुआ। अपुलिया कहाँ पे है? इटली में, ठीक है। अब 2025 में कहाँ पे होगा? तो कनाडा द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई, तो कनाडा में होगा। भारत ने इसमें जो है आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। 11 अन्य देशों को भी यहाँ पे शामिल किया गया था, मतलब बुलाया गया था इसमें, जो सदस्य नहीं थे। अब आते हैं हम लोग 13वां विश्व व्यापार संगठन। इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन UAE के आबू धाबी में हुआ। कहाँ पे हुआ? UAE के आबू धाबी में हुआ, ठीक है। अब आता है कि इसमें, इसके पहले अगर आप देखो तो जेनेवा में हुआ था। तो इसमें आप देखना एक बात को कि जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये आपका जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आबू धाबी में, इसमें कोमोरोस को और तिमोर लेस्ते को WTO की सदस्यता की मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इग्नोर कर देंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। तो जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जैसे कि लिस्ट डेवलपमेंट जो आते हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री नहीं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएंगे कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, ठीक है। तिमोर लेस्ते और कोमोरोस, इसको WTO की सदस्यता को मंजूरी दे दी गई है। अब 166 देश हो गए हैं, ठीक है। तो कौन, अभी पूछे सवाल कि WTO में निम्न में से कौन से देश जो है हाल फिलहाल में जुड़े हैं या उनको सदस्यता मिली है? तो कोमोरोस को मिली है, तिमोर लेस्ते को मिली है। लर्न कर लो आप यहीं पे, ठीक है। अब आता है CMS COP14। तो CMS है क्या, पहले आप समझ लो। तो जो प्रवासी प्रजाति होती हैं, जो प्रजातियां जो होती हैं ना, कि अब जैसे मान लो कि गर्मियों आप जाड़े के दिनों में देखोगे तो बहुत सारी जो है प्रवासी पक्षियां आती हैं साइबेरिया वगैरह से, ठीक है। तो जैसे ही प्रवासी प्रजातियां जो होती हैं वो समय समय पर प्रवास करती रहती हैं ऋतु परिवर्तन के और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, तो उसका कंजर्वेशन करने पे उसी पे कन्वेंशन UNEP के थ्रू जो है एक बनाया गया, एक पर्यावरणीय संधि है जो 1979 में साइन हुई थी, लेकिन जो है 1983 में लागू हुई। इसको हम लोग बॉन कन्वेंशन के तौर पे भी जानते हैं। भारत भी इसका पक्षकार है जब से ये लागू हुआ, ठीक है। तो बॉन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं इसको। तो इसी की 14वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो उज्बेकिस्तान में हुई। याद रखना, उज्बेकिस्तान में हुई। इसका आयोजन का पूरा वो क्या था, थीम क्या था कि नेचर नोज नो बॉर्डर, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसका आप देखो तो, अगर आप देखो तो 13वां बैठक गांधीनगर में हुआ था, इसको इग्नोर करना है। तो बैठक के दौरान क्या हुआ कि विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज, इसको जारी किया गया। यानी कि जो 14वां बैठक हुई है उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया, ठीक। अब एक बात ये भी है कि सेंट्रल एशिया फ्लाईवे क्या है? तो सेंट्रल आपका जो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है कि आप भारत को देख रहे होगे, और इसके बाद आपका ऊपर से आप देखो तो साइबेरिया वगैरह के रीजन्स हैं, और ये यूरोप वगैरह है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है मध्य एशिया है, और ये इस तरह का जो है ये एक फ्लाईवे होता है जिसमें बहुत सारी जो प्रवासी पक्षियाँ होती हैं साइबेरिया से, ये पश्चिम एशिया, भारत, मालदीव और ब्रिटिश जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें शीतकालीन मैदान तक वहाँ तक फैली हुई हैं। इसी को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए समझौता भी हुआ है, और इसी के दौरान जो है COP14 के दौरान प्रवासी प्रजाति चैंपियन का आयोजन हुआ। किसका? तो इसी के दौरान प्रवासी
प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्या होता है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण प्रयास और प्रतिबद्धताओं के 9 चैंपियन को यहाँ पे मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना 14 में से जो ये पूरा जो जिसको मान्यता दी गई इसमें भारत भी शामिल है। बस इतना जानना आपको। नैम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो युगांडा, कंपाला में। ठीक है, कंपाला, युगांडा के कंपाला में आयोजन हुआ नैम का शिखर सम्मेलन। और युगांडा जो है 2024 से 2027 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नैम है उसका अध्यक्ष है। ठीक है, इसका थीम क्या था? नैम का थीम इम्पॉर्टेंट है और इसी साल हुआ है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। ठीक है, इसका थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। भारत जो है नैम के संस्थापक देशों में से एक है। बांडुक कॉन्फ्रेंस से जो है इसका जो है पूरा आपका उत्पत्ति हुई थी एक तरह से, और ये कई चरणों में इसका उत्पत्ति हुआ। डिटेल में हम लोग मेंस में मैंने आपको विजन के मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ा दी हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आता है COP28 UNFCCC की जो पूरा पक्षकारों की बैठक हुई, तो कहाँ पे हुई? इंपॉर्टेंट बात ये है, तो दुबई में हुई। सबसे बड़ी बात है ये कौन सी थी? तो COP28 थी। COP29 कहाँ पे होगी? तो ये आपका अजरबैजान में होगी, 2024 में ही अजरबैजान में होगी। COP30 कहाँ पे होगी? तो ये आपका 2025 में ब्राज़ील में होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, 28 दुबई में हुई, 29 अजरबैजान में होगा और 30 जो है आपका ब्राज़ील में होगा। ठीक, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके फैक्ट बन सकते हैं। तो सुल्तान अहमद अल आबेर को जो है इसमें अध्यक्षता सौंपी गई थी। इसी के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक पे सहमति बनी इसी COP28 में। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसा प्रोसेस है ये जो सभी देश और हितधारक, इसको मैंने PT 365 में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था विजन के। तो पेरिस जलवायु समझौते की जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने की दिशा में हमारा कितना कलेक्टिव रूप से प्रोग्रेस हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए जो सारी चीज़ें ग्लोबल स्टॉक जो है टेक बनी है। ठीक, अब बताया गया इसमें कि 2030 तक हम लोग को 43% की कटौती ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद ही सभी देशों में सर्वसम्मति से समझौता करने की बात की गई है कि हम लोग 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता जितनी है उसका हम लोग 3 गुना इस्टेब्लिशमेंट कर पाएँ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और भारत को जो है भारत ने पेशकश भी की है कि हम जो COP33 है 2028 में उसकी हम लोग मेजबानी करें। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा और जबकि सभी पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है तो भारत जो है COP33 जो होगा 2028 में उसकी मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। ये क्या है? तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो अभियान हमारा चला इसी के तहत सरकार की एक पहल है ग्रीन क्रेडिट पहल। अच्छा, आपको ध्यान देना है कि भारत के द्वारा जो है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से यूनिसेफ और जनरेटेड अनलिमिटेड ने ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विश्व भर के जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको विभिन्न जो हरित जो पहल हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, उसमें हमें कोऑपरेट करना है, बढ़ाना है, उसको भागीदारी करनी है और उस जलवायु परिवर्तन के जो प्रभावों के एडॉप्टेशन में ढालने के लिए उन्हें इनकरेज करना है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को जो है जारी किया गया। इसी COP28 के दौरान क्या जारी किया गया? तो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस भारत की सभी इनिशिएटिव्स हैं। अब ये क्या है? तो ये जो है अस्थायी शहरी नदी का मैनेजमेंट, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में पहल है। इसमें अगर आप देखो तो भारत सहित कुल 11 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें कि भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी, USA वगैरह शामिल हैं। अब आता है इसमें कि UAE द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े जो एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है, यानी कि UAE द्वारा COP28 से पहले क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ऊर्जा संयंत्र का प्रोजेक्ट का जो है एकल साइट है, सिंगल साइट है सौर ऊर्जा की, उसका उद्घाटन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो UAE ने किया अपने यहाँ पे। अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है G-PACE शिखर सम्मेलन। तो अभी हम लोग G-PACE को अभी और एक जगह और भी देखेंगे, G-PACE शिखर सम्मेलन को, उसके डिटेल में बातें की गई हैं। तो भारत मंडपम में हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ। पिछले साल हुआ था, नई दिल्ली में भारत मंडपम है और इसी दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। G-PACE है क्या? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी स्टैक होल्डर एक पहल है, इनिशिएटिव है,
जो एआई के सेक्टर में हम कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करें विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न सेक्टर और विभिन्न जो कंपनियां उसके बीच में, उसी के लिए बनाई गई वैश्विक साझेदारी है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था OECD के द्वारा, ठीक है। अब आता है इसमें कुल इसके सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, 29 है, और यूनेस्को भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। तो बात आती है अब COP5 मिनी माता कन्वेंशन पे 5वीं बैठक हुई। तो मिनी माता कन्वेंशन पे बैठक कहाँ पे हुई, तो जिनेवा में हुई। जिनेवा में पारे पे मिनी माता के जो पक्षकार हैं उन पे जो है उनके 5वीं बैठक हुई, ठीक। अब आता है इसमें कि पारे पे मिनी माता कन्वेंशन है क्या, तो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी आप लोग पढ़े ही होंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि मरकरी और उसके जो कंपाउंड्स हैं उसके हानिकारक हार्मफुल इफेक्ट से हमारे ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमें संरक्षण करना है, उसका हमें रक्षा करना है। भारत भी इसका पक्षकार है। संधि 2013 में अपनाई गई थी, 17 को लागू हुई थी, ठीक है। भारत ने इसका 2018 में रेक्टिफिकेशन किया। याद नहीं करना है, बस जानना है आपको। मनुष्यों में जो मिनी माता रोग है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था, और वहाँ पे एक शहर भी है उसी के नाम पे ये मिनी माता रोग बन गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि मिथाइल मरकरी के कारण, जो मिनी माता रोग में मिथाइल मरकरी के कारण होता क्या है कि मुख्य अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। अब आता है कि प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसको मैंने विजन में पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था पिछले साल। तो नवंबर में ही यूके के ब्लेचले पार्क है, यूके में एक ब्लेचले पार्क है, बड़ा फेमस पार्क है, बड़ा ऐतिहासिक पार्क है ये, ठीक है। इसमें से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बहुत सारे कोडिंग इनकोडिंग की चीज़ें यहाँ पे इनक्रिप्ट की गई थी। तो ब्लेचले पार्क है, वहाँ पे पहला, ध्यान देना है, पहला विश्व के स्तर पे पहला एआई का सुरक्षा शिखर सम्मेलन, मतलब सिक्योरिटी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है एआई सिक्योरिटी को लेकर के, वो भी विश्व का पहला, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत सहित 28 देशों के और यूरोपियन यूनियन ने इसमें हिस्सा लिया, और इसी के दौरान ब्लेचले घोषणा पत्र बनाया गया। ब्लेचले घोषणा पत्र, पार्क के नाम पे ही घोषणा पत्र आ गई। इसका ऐतिहासिक, इसका घोषणा पत्र का काम ही क्या है, इसको हम लोग फ्रंटियर एआई के रूप में जानते हैं। ये क्या है कि एआई के जोखिम से निपटने के लिए पहला फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है, जो सभी के जो उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है और सहमति को दर्शाता है, जिसमें कि सभी राष्ट्रों ने जो भाग लिए था उसमें उन्होंने सहमति दर्शाई कि हम लोग एआई की सिक्योरिटी को लेकर के काम करेंगे, सहयोग करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। इसी के दौरान यूके के विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बात है, विश्व का प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान यहाँ पे लॉन्च किया गया, यूके में, लंदन में है, ठीक है। अब आता है हम लोग, अब इसी के दौरान जो है अगली मेजबानी कहाँ पे होगी, तो फ्रांस में होगी। अब भारत इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो भारत ने क्या बोला था कि आप जो है आना हमारे G-P सम्मेलन में, ठीक। तो उसी अगले महीने में G-P सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक। तो ये बातें हैं, वो भी एआई पे ही था। अब आते हैं 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना। 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। तो 3 बेसिन है क्या, तो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, इसके बीच में जो आपका अमेजन बेसिन है, ठीक, और कांगो बेसिन है, और बोर्नियो मेकांग जो आपका बेसिन है, उसको 3 बेसिन में के तौर पे इसको शामिल किया था, उसको 3 बेसिन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80% से अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र हैं, और विश्व की सबसे अधिक बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की 2/3 बायोडाइवर्सिटी इसी रीजन में है। तो 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट जो है कहाँ पे हुई, तो कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में हुई थी, इसको ब्राज़ाविल समिट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान देना है, इसका पूरा आपका एक थीम क्या था कि कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हमारा जो सामूहिक, जो अस्थायी भविष्य है, सस्टेनेबल फ्यूचर है, उसके लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, ठीक है। तो ये बातें हैं। भारत के जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, राज्य मंत्री, उन्होंने इसमें सम्मेलन में भाग लिया था। तो 3 बेसिन को आपको ध्यान देना है, ठीक है। हुआ कहाँ पे, बस इतना ही। G77 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये जो है G77 प्लस चीन इसमें शामिल हुआ था। इसका शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में हुआ। थीम क्या था, करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आप थीम को बराबर इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी वाला चीज़ें गलती होती हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, और आपका ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसलिए इंग्लिश वाले थीम्स को पढ़ा करो, ठीक है। तो करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसी के दौरान क्यूबा की राजधानी हवाना है, तो हवाना घोषणा पत्र अपनाया गया, ठीक है।
ये बातें। G77 क्या है? विकासशील देशों द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। भारत G77 सदस्यों में शामिल है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आपको पता ही होगा कि भारत में हुआ था, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और यूपी में भी अगर देखें तो G20 सम्मेलन जो बैठक हुए थे कहाँ पे? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में हुई थी। आपको पिछले साल आपने पढ़ा होगा। जो हमारे शेरपा थे G20 के, अमिताभ कांत थे, उस हर्षवर्धन श्रृंगला जो थे वो चीफ कोऑर्डिनेटर थे। अगर हम लोगों ने देखें तो गेस्ट कंट्री के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई को जो है आमंत्रित किया था। इसी के दौरान हम लोगों ने G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया और अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का हम लोगों ने इसको स्थायी सदस्य बनाया, अफ्रीकन यूनियन को। यानी अब जो है G20 में अफ्रीकन यूनियन और EU दो जो है इसमें अब विस्तार हो चुका है। ठीक है, अब आता है कि जो क्षेत्रीय संगठन इसका विस्तार हो चुका है। अब आता है हम लोग वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई, याद रखना, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के लीडर्स के साथ मिलकर के ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का शुभारंभ किया। G20 के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी भारत की। इसका लक्ष्य ये है कि जो जैव ईंधन है उसके विकास में हमें तेज़ी लाना है। ठीक है, जैव ईंधन के रूप में। अब आता है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसी शिखर सम्मेलन में G20 के भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक MOU साइन हुआ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक बैलेंस के रूप में इसको देखा गया। लेकिन इसके बाद ही चीन ने जो है बकफायर किया है कहीं ना कहीं से। ईरान के बाद ईरान ने फिर उसको जो है सपोर्ट किया है। जिस तरह से रीजनल टेंशंस मध्य पूर्व में बढ़ी हैं, कह नहीं सकते कुछ पुख्ता तौर पे ये कहना बेनामी होगी कि चीन ने ही करवाया, बट है तो सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट है। और सारी चीज़ें शंकाएँ ये लोग ग्लोबल्स जो थिंकर्स हैं वो बता भी रहे हैं। उसके बाद से जो है IMEC प्रोजेक्ट जो है वो अधर में पड़ गया है। अब क्या ही पता इसका जो है क्या इसका रिजल्ट आएगा, बट ठीक है, अब पहल हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी आगे चल करके। इसको हम लोग देखेंगे जब बातें होंगी। तो 2024 में रियो डी जेनेरियो में इसका जो है सम्मेलन होगा ब्राज़ील में। ठीक है, G20 के नया वाला। अब आता है कि भारत की जो G20 अध्यक्षता थी उसमें वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की थीम अपनाई गई थी। ये थीम जो है महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया था। लोगो आप देखो तो इसमें केसरिया, सफ़ेद, हरा, पीला जो है लोगो है। कमल का लोटस और पृथ्वी को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कमल की 7 पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं कि 7 महाद्वीप और 7 सार्वभौमिक जो संगीत के स्वर हैं, यूनिवर्सल संगीत के स्वर होते हैं 7, उसको दर्शाती है। देवनागरी लिपि में यहाँ भारत लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा आपका हिंदी में जो भी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपको जो है इंग्लिश मीडियम के करंट अफेयर्स से कुछ चीज़ें यहाँ पे लाई हैं। जो ई दृष्टि की मैगजीन इंग्लिश वाली थी उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो हिंदी में नहीं दिया है। और वैसे अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो चीज़ें वहाँ से आपको मिल नहीं पाएंगी, इसलिए मैंने इसको जो है इंग्लिश वाले को 2 पेज में ही आपको कंपाइल कर दिया कि ताकि आप जो है इसको याद कर जाओ। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा यूट्यूब पे जो कराया होगा इंग्लिश मीडियम के मैगजीन्स में से कुछ चीज़ें निकाल करके आपको यहाँ साथ में पढ़ा दूँ। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें यहाँ पे हो रही हैं। सवाल पूछा था एक बार UPPCS ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखो करंट के डेटा पे पूछा था कि निम्न में से कौन सबसे ब्रांड पे था कि कौन सा वैल्यूएबल ब्रांड है। 2022 में पूछा था सवाल ये, 2022 के PIQ में आप देखना नेशनल ब्रांड में था, TCS और ये सब ऑप्शंस में थे। तो विश्व के स्तर पर देखें तो मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न सबसे मोस्ट वैल्यूड कौन से हैं, तो आपका है ByteDance, उसके बाद आता है SpaceX और तीसरे नंबर पे आता है OpenAI। याद रखना, जापान ने जो है हाइड्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी को जो है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है न्यू बैंक नोट्स में। जो नए बैंक नोट आएंगे जापान में उसमें होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को जापान ने इंट्रोड्यूस किया है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश ने अपने नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को अपनाया है, तो जापान ने अपनाया है। ठीक है, 1 लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी वाली मैगजीन में कल मैं आपको सुपर टाइफून यागी पढ़ाया था। यागी के बारे में सब कुछ बातें की गई थी, लेकिन हिंदी वाली मैगजीन में नाम ये नहीं दिया गया था कि यागी किसके द्वारा नाम दिया गया टाइफून का, तो यागी नाम दिया गया जापान के द्वारा। हिंदी वाली मैगजीन में मिसिंग है वो चीज़। ठीक है,
इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भारत ने इसी तूफान से जो प्रभावित लोग थे उसके बचाव के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया। ठीक है, फ्यूचर ग्लोबल 500 मतलब 500 का जो लिस्ट है उसमें वॉलमार्ट टॉप पे है, अमेजन है इसके बाद स्टेट ग्रिड है और सऊदी अरामको है, ये तेल कंपनी है सऊदी अरामको। तो वॉलमार्ट टॉप पे है। भारत की तरफ से अगर देखें तो 86वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और LIC 95 पे है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आता है EPEF जो है, उन्होंने भारत को वाइस चेयर इलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन काउंसिल का। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, भारत जो है वाइस चेयर नियुक्त हुआ है, वाइस चेयरमैन। तो इस वाइस चेयर नियुक्त हुआ किसी का, सप्लाई चेन काउंसिल का। मिशन तृष्णा इंपॉर्टेंट है, इस वाले मैगजीन में मिसिंग है सारी चीज़ें, ये सब हिंदी वाले मैगजीन में नहीं दिया है। मिशन तृष्णा तो किसने लॉन्च किया है? इसरो और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया मिशन तृष्णा को। ठीक है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन MOU किसके बीच में साइन हुआ? तो भारत और UAE के बीच में शामिल हुआ। वन लाइनर फैक्ट मैंने इसको बना दिया, सभी चीज़ें बहुत बड़े में दी गई थी तो उसको मैंने वन लाइनर बना दिया। अब आते हैं टालेस्ट राम टेम्पल पूरे विश्व में कहाँ पे है? तो आपको ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, एनिमल हेल्थ इमरजेंसी निम्न में से किस देश में लगी है? तो ब्राज़ील में लगी है। ठीक है, ब्राज़ील ने एनिमल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। अब आता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन घोषित किया, यानी कि UNGA ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन के रूप में घोषित किया। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, ये सब चीज़ें हिंदी में नहीं दी गई हैं। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस निम्न में से किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो आपको याद रखना है, जापान के बीच में हुआ है, USA, इंडिया, साउथ कोरिया, चारों देशों को याद रखना है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस निम्न में से किन किन देशों के बीच में हुआ? जापान, US, इंडिया और साउथ कोरिया, याद रखना आप लोग। ठीक है, चाइना लूनर प्रोब्स चांग-ई जो है 6, चाइना लूनर प्रोब का चांग-ई मिशन जो था ये लूनर पे, ये चांद पे, उस पर चांग-ई 6 के द्वारा जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, 10th मेंबर ऑफ SCO का 10वां जो मेंबर है वो कौन बना है? तो बेलारूस बना है। अब आते हैं हम लोग क्लीन रिवर इनिशिएटिव निम्न में से किस किस देश की पहल है? क्लीन रिवर इनिशिएटिव तो इंडिया और डेनमार्क की पहल है। डेनमार्क और इंडिया ने मिलकर के क्लीन रिवर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ब्रिक्स का जो न्यू NDB है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने ज्वाइन किया है? तो अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, UN का वाटर कन्वेंशन निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? तो आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है। ठीक है, अब आते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे? वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो चिली में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना, सभी चीज़ें जो है वन लाइनर के तौर पे मैंने इसको बना दिया ताकि रिवीजन में आसानी हो। इंग्लिश वाली मैगजीन में सभी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, क्विनलिंग स्टेशन ऑफ अंटार्कटिका निम्न में से किस देश की स्टेशन है? अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन तो चाइना की है। ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट निम्न में से किस किस देशों के बीच में हुआ है? तो सवाल पूछा जा सकता है, तो इंडिया और USA के बीच में कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है। ग्रीस ने सेम सेक्स जो मैरिज होता है उसको लीगलाइज कर दिया है, उसको लीगल बना दिया है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, अब आता है बुर्किना फासो, माली, नाइजर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है इकोवास, यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उसको बोलते हैं इकोवास, इसको छोड़ दिया है। तो पूछ सकता है कि बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये 3 देशों का ऑप्शंस आपको याद रखनी है, बाकी कोई ऑप्शन देगा आपको इसको इग्नोर करना है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर्स। अब आता है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव निम्न में से किस देशों के द्वारा जो है लिया गया? पहल है किन किन देशों ने इस पहल को लॉन्च किया है? टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव तो इंडिया और UK ने किया है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किस देश के द्वारा जारी किया गया? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान के द्वारा। ठीक है, अब आता है कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस थे जो न्यूज़ में थे, जो कि विजन दृष्टि की जो है आपकी ये हिंदी वाली मैगजीन में मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, नेपाल का फर्स्ट हेल्दी सिटी तो कौन सा है? धूलीखेल। ठीक है, धूलीखेल जो है आपका नेपाल का फर्स्ट हेल्दी सिटी को घोषित किया गया है। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल कौन सा है? वहाँ पे पाया गया, कहाँ पे? तो मैक्सिको में पाया गया है। ब्रिज ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? हंगरी में है। और 90 फीट लॉर्ड हनुमान का स्टैचू कहाँ पे बनाई गई है? तो टेक्सास में बनाई गई है, USA का स्टेट है ये। ठीक है, अब आता है इंटरनेशनल जो अफेयर्स में कुछ मैंने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, इंटरनेशनल फर्स्ट। तो
वर्ल्ड में फर्स्ट मिस एआई कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ, तो आपको ध्यान देना है। तो ये फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस को छोड़ दो, जगह का नहीं पूछेगा आपको। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि मिस एआई जो कंटेस्ट हुआ वर्ल्ड का पहला मिस एआई, यानी एआई जो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मॉडल्स थी, ठीक है, एआई मॉडल्स को यहाँ पे जो है लाया गया था। तो किसने खिताब जीता, तो आपको ध्यान देना है केंजा लेली ने ये जो है खिताब जीता है। वो कहाँ की है, मोरक्को की। तो मोरक्को की एक कंपनी जो है ये एआई मॉडल को बनाया था, ये हिजाब पहनती थी। भारत की भी जो है एक एआई मॉडल ने इसमें हिस्सा लिया था प्रतियोगिता में, तो उसका नाम क्या था, जारा सतावरी, ठीक है, जारा सतावरी, केंजा लेली ने जीता। वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो गोबी डेजर्ट चाइना में है, ठीक है। यूरोप का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम्ड म्यूरा फर्स्ट, ये कहाँ पर है, स्पेन का है, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट जो है, फर्स्ट यूरोप का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम है म्यूरा फर्स्ट, ये कहाँ का है, स्पेन का है। वर्ल्ड का फर्स्ट एआई लॉ निम्न में से कहाँ पे बना है, किस देशों में बना है या किस क्षेत्र में बना है, तो ईयू ने बना है, यूरोपियन यूनियन ने बना है, किस रीजन ने, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का आपको याद रखना है। वर्ल्ड का फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला का जो है पहला डाक टिकट जो है विश्व में पहला बार कहाँ पर जारी किया गया है, विश्व स्तर पर, तो उसमें लाओस में जारी किया गया है, ठीक है, लाओस में। अब आता है कि वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल एंड रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, यानी ऐसा रॉकेट जो हाइब्रिड हो, मोबाइल हो और मतलब रीयूज कर सकते हैं उसको बार बार, तो रूमी प्रथम जो है वो है, और ये भारत का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि किसने डेवलप किया है, तो तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर के ये भारत का विश्व का पहला जो है मोबाइल एंड रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया है, जो भारत का भी पहला है, और ये भारत की ही स्टार्टअप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रूमी प्रथम फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ठीक है, इसका नाम है पूरा। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा थी जो कि इंग्लिश मीडियम की मैगजीन में दी गई थी, उसको मैंने कंपाइल कर दिया इसी पीडीएफ में, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहिएगा। और इस तरह हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप देखो तो 230 पेज की मैगजीन है, जिसमें से 200 पेज अगर मान लो, 30 पेज तो फालतू है उसके, 200 पेज में से हम लोगों ने 100 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। मुश्किल से 2 से 3 क्लासेस और भी होंगी, जिसमें इकोनॉमिक्स की, साइंस टेक की, एनवायरमेंट की और संक्षिप्त किया खेल होंगे, तो उसको हम लोग 10 से 12 तारीख तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मात्र 2 से 3 क्लासेस होंगी, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि इसमें कुछ जो भी चीज़ें छूट गई हैं वैल्यू एडिशंस को, उसको मैं इसमें कंपाइल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आज मैंने इंग्लिश वाली मैगजीन से ये चीज़ें करा दी, कल मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो इकोनॉमिक्स में बजट की बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ जो होती हैं, जहाँ सवाल बन सकते हैं, वहाँ से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, और बेसिक्स बजट का सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ताकि जो है इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट कर पाएँ बेसिक से और करंट अफेयर से। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, धन्यवाद।